नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह एक डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक या अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके या करंट अफेयर में से कोई भी क्वेश्चन आना है, तो उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अपन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे। उसके साथ में उसका जो स्टैटिक्स बनता है उसको भी अपन देखेंगे। स्टैटिक्स जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट के साथ। तो चलिए आज की क्लास को अपन बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? डिजी लॉकर ऐप ने एक एप्लीकेशन के साथ साझेदारी की है अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले डिजी लॉकर ऐप क्या है तो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा था। पहला कौन सा चल रहा था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने एक डिजी लॉकर ऐप बनाया था। कौन सा ऐप बनाया था? डिजी लॉकर ऐप बनाया था, जिसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के रूप में भी जाना जाता है। डिजी लॉकर को इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज है उनको ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुव्यवस्थित तरीके से इस ऐप के अंदर डाल दिया जाए। यानी आपके घर में सोना है, चांदी है, आपके घर में पैसे हैं, उसके लिए आप घर में जैसे कोई तिजोरी या लॉकर रखते हो ना, इसी प्रकार से ये डिजी लॉकर है, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ पर आपको सारे एक जगह व्यवस्थित मिल जाएंगे। और ये हर जगह आजकल वैलिड भी होता है। यानी अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन आपके पास डिजी ऐप लॉक है और आप जो एप्लीकेशन है डिजी लॉकर आपके पास है, अगर आप किसी पुलिस वाले को दिखाते हो, यातायात पुलिस वालों को, तो वो उतना ही मान्य होगा जितना वो फिजिकल मान्य होता है। तो भारत सरकार का ये ऑफिशियल ऐप है डिजी लॉकर, जिसको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया था। अब इसने क्या किया है? इसने उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। उमंग ऐप के साथ साझेदारी करते हुए इसने उमंग ऐप को ऐसा बोला है कि आपका जो सुरक्षित क्लाउड है उस पर हमारे दस्तावेज अपलोड कर दो, और जो एंड्रॉयड यूजर है वो उमंग ऐप भी डाउनलोड करके डिजी लॉकर की सारी सुविधाएं वहां भी प्राप्त कर सकता है। तो डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लेकिन उमंग ऐप है वो अभी iOS में नहीं चलता है, केवल एंड्रॉयड के अंदर चलता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व दृष्टि दिवस 2024 कब मनाया गया? अब आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि सर आपने 2024 क्यों लिखा? आप ऐसे भी पूछ सकते थे कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाने की डेट अलग होती है। इस बार 10 अक्टूबर को मनाया गया था, तो 10 अक्टूबर 2024 को विश्व दृष्टि दिवस 2024 अपन ने मनाया था। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो विश्व दृष्टि दिवस है वो अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब? जो अक्टूबर मंथ है उसका जो दूसरा गुरुवार है, वो जिस भी डेट को आएगा उस डेट को अपन विश्व दृष्टि दिवस मनाएंगे। और इस बार ये आया था 10 अक्टूबर को, तो विश्व दृष्टि दिवस 2024 तो कब मनाया था अपन ने? 10 अक्टूबर को मनाया था। अब इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो चिल्ड्रन लव योर आइज, चिल्ड्रंस लव योर आइज विश्व दृष्टि दिवस 2024 की थीम थी। ये विषय वस्तु इसलिए रखी गई ताकि बच्चों के आंखों की जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए उनमें जागरूकता पैदा की जाए। और तो चिल्ड्रंस लव योर आइज तो विश्व दृष्टि दिवस 2024 की थीम रखी गई। कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को मनाया गया। 10 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन अक्टूबर का दूसरा गुरुवार था। तो प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को अपन क्या बनाते हैं? विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लाइन याद रख लेना। जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है वो इस बार की कहां पर हुई है? अस्ताना में हुई है। अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है। उसके अंदर भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसके अंदर सेमीफाइनल के अंदर भारत कल जापान से हार गई थी 1-3 से। किससे हारी थी सेमीफाइनल में? जापान से हार गई थी 1-3 से। इससे पहले जो क्वार्टर फाइनल हुआ था उसके अंदर दक्षिण कोरिया के खिलाफ 3-2 से जीत लिया था। उसके बाद कांस्य पदक फिक्स हो गया था और कल हारने के बाद कांस्य पदक ही रहा। तो भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और सेमीफाइनल के अंदर जापान से 1-3 से हार गई थी। वहीं दक्षिण कोरिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 3-2 से जीती थी। लेकिन जो मनिका बन्ना है वो भारत के लिए एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जो उस टूर्नामेंट में हारी नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे।
दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ पर होगा? तो ये होगा सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। कहाँ पर? गंगटोक के अंदर। गंगटोक क्या है? तो सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के अंदर दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन होगा। ये 2 चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण हाइब्रिड रहेगा। जो पहला चरण रहेगा वो हाइब्रिड रहेगा। हाइब्रिड का मतलब क्या है सर? हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। कल जब इसका उद्घाटन हुआ था तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीच दिया था। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था। 2 चरणों के अंदर होगा दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन, जिसका पहला चरण गंगटोक सिक्किम में होगा और ये हाइब्रिड रूप से होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें याद रखनी है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, उन्होंने उभरती सुरक्षा चुनौतियों के नेतृत्व में संबोधित किया था कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान की शुरुआत की है? भारत ने कल एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभियान की शुरुआत की। इंपोर्टेंट है, स्टडी इन इंडिया। ये कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, अभी 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो चल रहा है शारजा के अंदर। कौन सा? 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो। इस 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो के अंदर भारत ने क्या शुरुआत किया? स्टडी इन इंडिया अभियान। ये क्या होगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलवाए जाए, ऐसा इस अभियान के तहत हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इसको चला कौन रहा है? तो ये एडुकेल इसको चला रहा है। एडुकेल इसको चला रहा है। इसके अंदर ऐसा है कि 590 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसके अंदर उन विश्वविद्यालयों की झांकियां वहां पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि ये उन्नत विश्वविद्यालय है, जहां पर बच्चों को शुल्क माफ होती है, बच्चों की छात्रवृत्ति मिलती है, पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा है। ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के तहत दिखाई जाएगी। ठीक है, बाकी आपको एक पता होना चाहिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके अंदर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, भारत ने शारजा के अंदर स्टडी इन इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंदर 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो आयोजित हो रहा था, जिसके अंदर इसको इस जो अभियान है उसको शुरू किया गया। और इसके अंदर ऐसा रखा गया कि 590 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालय है जहां पर छात्रों को छात्रवृत्ति देके या शुल्क माफी करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाया जाना है। ठीक है, एक स्टडी इन इंडिया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को सरल बनाया गया है, यानी जो प्रवेश की प्रक्रिया है उसको सरल बनाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था जब 9 तारीख अपनी क्लास हुई थी तो मैंने बताया था कि मोदी जी लाओस जा रहे हैं। लाओस क्यों जा रहे हैं? इसी काम से जा रहे थे लाओस। 44वां व 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो लाओस के अंदर शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 44वां और 45वां क्रम का जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो लाओस के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? यानी जब इसको इस अभियान की शुरुआत हो गई है, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लाओस के राष्ट्रपति है वर्तमान के अंदर कौन है? थेंगलाऊ। थेंगलाऊ उनका नाम है, जो थोंगलाऊ के नाम से भी जाना जाता है। थोंगलाऊ। ठीक है, तो थोंगलाउन सिसो उथिल ऐसा उनका बहुत ही अजीबोगरीब नाम है। उनके द्वारा शांति पर जोर दिए जाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई ये इंपॉर्टेंट है, इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस। ठीक है, इसका थीम रखी गई, जिसका मतलब क्या होता है? चुनौतियों के प्रति उत्तर में क्षेत्रीय एकीकरण और लचीलेपन को मजबूत करना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलिएशन इसकी थीम रखी गई है। ये कहाँ पर हुआ है? लाओस के अंदर हुआ है। भारत की ओर से इसमें भाग लेने के लिए कौन गए? नरेंद्र मोदी जी गए हैं। इसका जब उद्घाटन किया गया, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, तो लाओस के राष्ट्रपति कौन थे? थोंगलाउन। थोंगलाउन के द्वारा शांति पर जोर दिए जाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो 44वां व 45वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये हुई है। अभी वर्तमान में मैं यूपीआई लाइट की बात कर लेता हूं। यूपीआई लाइट का भी सिस्टम क्या है? अभी यूपीआई लाइट से आप 500 रुपये भेज सकते हो। लेन देन की सीमा कितनी है? लेन देन की सीमा 500 रुपये है। वॉलेट बैलेंस की सीमा कितनी है? अभी यूपीआई वॉलेट के अंदर आप कितने रुपए रख सकते हो? तो अभी वर्तमान के अंदर 2000 रुपये। कितने? 2000 रुपये रख सकते हो। अब इन दोनों सीमाओं में वृद्धि कर दी है, यानी यूपीआई लाइट के जरिए आरबीआई ने कहा है कि पहले लेन देन जहां 500 रुपये का कर सकते थे, अब वहां आप 1000 रुपये का कर सकते हो। आपका यूपीआई लाइट के अंदर पहले बैलेंस 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, अब आप 5000 रुपये तक कर सकते हो। दो चीज़ें तो ये कर दी।
अच्छी बात है। इसके अलावा एक यूपीआई 123 पे चलता है, 123 पे, जिसपे आप कॉल करके यूपीआई करवाते हो। उसकी पहले सीमा कितनी थी? 5,000 रुपये, बढ़ा के कितनी कर दी है? 10,000 रुपये। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या हुआ है? पहले ये कुछ भाषाओं में चलता था, 2 भाषाओं में, अब ये 12 भाषाओं में आएगा, 12 भाषाओं में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या हुआ? एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जैसे अपन नेफ्ट करते हैं या किसी को आरटीजीएस से पैसे भेजते हैं, तो जिसके पास पैसे जाने उसका नाम वेरीफाई करना होता था। ठीक है, ऐसा सिस्टम पहले इसमें यूपीआई में नहीं था, लेकिन अब यूपीआई और आईएमपीएस जो होता है उसके अंदर भी ये सिस्टम किया, जिससे आरबीआई ने बोला कि धोखाधड़ी कम होगी, नाम की सत्यापता होगी। इसके अलावा जो पहले यूपीआई लाइट की लेनदेन की सीमा 500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। पहले वॉलेट बैलेंस 2,000 रुपये तक रख सकते थे, लेकिन अब 5,000 रुपये तक रख सकते हैं। उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। पहले यूपीआई 123 है जो 2 भाषाओं में उपलब्ध था, लेकिन अब 12 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, और उसकी पहले सीमा 5,000 रुपये थी, जो अब बढ़कर 10,000 रुपये हो गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। कहां पर होगा? उत्तराखंड के अंदर होगा।